नमस्कार दोस्तों, अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को मैं 2 पार्ट ऑलरेडी थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड पढ़ा चुका था। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट और उसके सब पार्ट लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा कि पिछली बार मैंने आप में थिंकिंग सॉल्विंग से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने फ्री थिंकिंग के बारे में, मेंटल थिंकिंग के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, रीजनिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉग्निटिव सिस्टम के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, इमेज के बारे में, इनर स्पीच के बारे में, डाइवर्जेंस थिंकिंग के बारे में, कन्वर्जेंस थिंकिंग के बारे में, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, एसोसिएशन के बारे में कई सारी चीज़ों पे बात की थी। थिंकिंग के बारे में बताया था कि एक मेंटल एक्सप्लोरेशन होता है, एक थिंकिंग एक हमारे कॉग्निटिव फैकल्टी के साथ कारण चलती है, एक मेंटल एलिमेंट होता है, ये थॉट प्रोसेस होता है, उस पर हमने बात करी थी। तो जो लोग मेरा पिछला लेक्चर ना देखें वो कृपया देख लें, इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर को शुरू करूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। जो भी चीज़ें हम अपने परसेप्शन और सेंसेशन के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, जो हमारी मेमोरी में चीज़ें स्टोर होती हैं या जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस जनरेट होते हैं, वो सब थिंकिंग के ही पार्ट हैं। कि अब थिंकिंग के बारे में आज हम उसके कुछ प्रकृति के बारे में समझते हैं, उस नेचर के बारे में समझते हैं कि जो हमारी थिंकिंग होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहले जो हमारी थिंकिंग का मेन पार्ट होता है वो कॉग्निटिव फैकल्टी होती है, कॉग्निटिव एक्टिविटी का काम करती है। क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो हमारा चेतन है, जो हमारी चेतना है, वो पूरी तरीके से थाट्स को सोचती है, इंटरप्रेट करती है, सिग्नल देती है। हमारे नर्व सिस्टम, जो हमारी न्यूरोलॉजिकल सेल्स हैं, उन पर वो बात पहुंचती है, जिससे हम किसी चीज़ पे मेमोरी क्रिएट करते हैं, उसको विजुअल ऑब्जर्व कर पाते हैं। वो कॉग्निटिव एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो भी पता चला होगा। जो हमारा दूसरा होता है कि पर्पज के लिए होता है, जो भी हम सोचते हैं उसका कुछ उद्देश्य होता है। जैसे आपने सोचा मुझे कुछ खेलना है, तो आपका उद्देश्य क्या है? खेलना है। जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मुझको पढ़ाना है, तो मेरा उद्देश्य क्या है? मैं उस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। किसी को कुछ गाना है तो वो गाने के उद्देश्य से करता है। किसी को कुछ ध्यान आया कि मुझे खाना है, तो उसका उद्देश्य अभी क्या है? खाना है। तो ये एक प्रकार से पर्पज बेस ओरिएंटेशन के बेस होती है। एक सिंबॉलिक एक्टिविटी का काम करती है, सिंबल दे देते हैं। जैसे ही मेरी आंखों ने देखा कि बोर्ड, तो मैंने तुरंत क्या ध्यान लगाया कि हाँ मैं अच्छा बोर्ड के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे मैंने देखा कूलर, तो मैं क्या सिंबल दे रहा हूँ। जैसे मैं पेन लिए हूँ तो मैं भी पेन के बारे में तुरंत सोचने लगूंगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने को सिंबल दे दिया। तो एक सिंबल, एक विजुअल फॉर्म में भी थिंकिंग होती है। तो ये उसी से इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेंटल एक्सप्लोरेशन, मेंटल माइंड में जो आपका मानसिक माइंड है, जो आपकी मेंटल कॉग्निटिव फैकल्टी, जो आपकी सेल्स हैं, जो आपका पूरा बॉडी का मेंटल स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम है, उसमें किस तरीके से थिंकिंग जनरेट होती है। आप सोचते हैं, समझते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं पूरी चीज़ों को अपने दिमाग में। कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो मेंटली आप जितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, कहीं बीच में है, समुद्र में है, कहीं घूम टहल रहे हैं, वो सब मेंटल एक्सप्लोरेशन का पार्ट है। शिफ्ट रिपीटेडली, क्योंकि माइंड हमेशा चेंज होता रहता है, हमारा मूड स्विंग होता रहता है, उसमें तमाम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे हार्मोन सिस्टम होते हैं, वो चाहे एलएच हार्मोन्स हो, चाहे डोपामाइन हो, चाहे कार्टिसोल हो, ये जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को या हमारा खान पान या हमारी जो जीन्स होती हैं उसमें जो ट्रांसमिशन होता रहता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में चेंजमेंट होते रहते हैं। तो वो भी एक थिंकिंग का पार्ट है, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग में या जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी अचानक वो अनकॉन्शियस थॉट्स जनरेट हो जाते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक इंटरनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये बाहर से नहीं होती है, आपके दिमाग के अंदर से चीज़ें आती हैं। कि आपने जैसे ही देखा तो आपके माइंड ने कहा अच्छा ये लाइट जल रही है, बोर्ड जल रहा है, या मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, या मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। तो वो अंदर से जो हमारे आंतरिक इंटरनल सिस्टम से बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम बना है, उसके जो थिंकिंग जनरेट होती हैं, उसकी वजह से भी ये चीज़ें आप देखते रहते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अब मेन बात ये है कि हम किस तरीके से सोच सकते हैं, लेवल क्या होना चाहिए सोचने का। तो उस सोचने के पीछे जो एक बहुत ही बड़े टैक्सोनॉमिस्ट हुए हैं ब्लूम, उन्होंने इस सिस्टम को ब्लूम टैक्सोनॉमी और कॉग्निटिव डोमेन बोला है। तो ये एक प्रकार से पूरा डोमेन है, स्ट्रक्चर बना हुआ है सोचने का, किसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को तभी सोच पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। बिना नॉलेज के अब जब आपको कोई बताएगा ही नहीं कि ये क्या चीज़ है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको चीज़ें नहीं पता होती, तभी उनके पास सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं होती है। जो पीगट का कॉग्निटिव मॉडल होता है उसमें उन्होंने लर्निंग के कुछ प्रोसेस बताए हैं, तो कृपया आप लोग मेरा लर्निंग का भी वीडियो जाके देखिए, वो आपको अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड में मिल जाएगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज हमेशा जो हम फैक्ट को रिकॉल करते हैं या जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे मुझको सीआरपीसी का ज्ञान है, मुझको आईपीसी का ज्ञान है, मुझे अपने देश दुनिया के बारे में पता है, घर के बारे में पता है, आसपास की परिस्थिति के बारे में पता है। जो आप ऑब्जर्व करते हैं, जो आप सीखते हैं, जो आप एक्वायर करते हैं, वही तो नॉलेज है। तो नॉलेज जो पहला स्टेप है किसी भी सोच का, चाहे वो जैसे आप सोचते हैं कि अच्छा, जैसे आपने देखा कि अच्छा ये बोर्ड है, तो आपके दिमाग में किसी ने पूछा ये क्या है, तो सबसे पहले उसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, हाउ, फाइंड, चूज, शो, मैच, टेल, जिसके जरिए आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, किसी से पूछते हैं, किसी से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी होती है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ उस पर आप अंडरस्टैंड करके जानने का प्रयास करते हैं, तो वो कंप्रहेंड के अंदर आती है। जैसे किसी फैक्ट को समझना, उस पर अपना दिमाग लगा के कुछ आइडिया निकालना, कुछ कंपेयर करना, जैसे लोकसभा का राज्यसभा से कंपैरिजन करा दिया जाए, सेंट्रल स्टेट का कंपैरिजन करा दिया जाए, 7 जो हमारी शेड्यूल में लिस्ट है उनका कंपैरिजन करा दिया जाए, राम का कंपैरिजन करा दिया जाए श्री कृष्ण भगवान से। तो कंपैरिजन किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ की तुलना की जा सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब इसमें एप्लीकेशन में जो भी चीज़ है, जैसे अब तीसरा जो होता है कंप्रेंड के बाद उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या तरीके का रीजन लगाना है, किस उससे एप्लीकेशन से क्या नया थॉट्स जनरेट करना है। जैसे इसमें क्या एप्लीकेशन में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे गरीबी है, भूखमरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कहीं दंगा हो गया, जैसे अभी बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, या कोई एक जो भी आपके पास नॉलेज है आप उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी के पास पैसा नहीं है, कोई टेंशन में है, तो वो कैसे उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो ये एक प्रकार से एप्लीकेशन है जहां आप सल्यूशन अप्रोच की तरफ भागने का प्रयास करते हैं। अब जैसे म्यूजिक आपको नहीं आती तो आप उस कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सीखेंगे। स्टूडेंट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, सिंगर अच्छा नहीं गा रहा तो उसने रियाज नहीं करा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो थिंकिंग के आइडिया के बेस पे ही जो हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसी अनुसार पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तीसरा होता है जब हम उस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस में क्या करते हैं, हम उस जो इन्फॉर्मेशन, जो आइडिया है, जो नॉलेज, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद पीस में हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे FIR है तो हम उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट जानने का प्रयास करते हैं कि कॉग्निजेबल नेचर की होना चाहिए, दूसरी बात पुलिस के सामने होनी चाहिए, इन्फॉर्मेंट के द्वारा दी जानी चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट दिए जानी चाहिए, ये सब चीज़ें राइटिंग में होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं माइंड मैप के जरिए। जैसे आपको मान लीजिए रेस जुडिकाटा के बारे में पढ़ना है तो आप माइंड मैप बना रहे कि अच्छा सेक्शन 11 में दिया है, बार लग जाता है, एक बार जजमेंट आ गया तो अब दोबारा सेम कॉज पे नहीं जा सकते हैं, सेम टाइटल के लिए होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पार्टी लिटिगेटिंग ऑन द सेम फैक्ट, तो ये सारी चीज़ें। या कोई माइंड मैप बना लीजिए, ताजमहल में उसकी गुम्मत क्या है, कहाँ नीचे भूइंधरा में क्या है, कहाँ कहाँ क्या है, किसी चीज़ का एक विजुअल अपने माइंड में
आकार बना लेना। एनालिसिस कर रहे हैं ना आप किसी चीज़ का, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर माइंड मैप बना रहे तो अच्छा प्रियम्बल में ये है, फंडामेंटल राइट में ये है, मेंटली एक्सप्लोर करिए, डीपीएसपी में ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में ये चीज़ें दी हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्राइम हुआ है तो अपन माइंड मेंटल बनाते, क्राइम की स्टेज क्या है, अच्छा पहले सबसे पहले इंटेंशन आएगी, फिर प्रिपरेशन करेंगे, फिर प्लानिंग के बाद उसको एकम्प्लिश करेंगे, फिर मेंटली बनाते हैं कि अच्छा इसका अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं, जैसे रेस जेस्टे का प्रिंसिपल होता है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस के जरिए हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हम जो अपराध हुआ है उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जहां हम कंपेयर करते हैं, उस पर कुछ कंट्रास्ट करते हैं, कुछ एजम्पशन निकालते हैं, जिसके जरिए हम उसको एनालिसिस करते हैं अलग अलग तरीके से। फिर एनालिसिस के बाद हम दोनों को जोड़ देते हैं, जहाँ पे हम एक जजमेंट की स्थिति में पहुँचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम उसको सिंथेसिस बोलते हैं। जैसे अब रेप में हम जजमेंट तभी देंगे जब हम रेप के बारे में फैक्ट को पढ़ेंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंप्रहेंड करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, इसके बाद उसका कंट्रास्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव समझेंगे, एक प्रॉपर रीजन और जजमेंट के जरिए हम पहुंचेंगे कि अच्छा विदाउट कंसेंट होना चाहिए, अगेंस्ट द विल होना चाहिए, और कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, 16 साल से आप अगर 18 साल से कम है तो रेप माना जाएगा, अगर वेजिटेटिव स्टेट में है तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर उसके बिना कंसेंट के अगेंस्ट उसके बिल के हो रहा है तो ये मर्डर में है कि वो पूरी तरीके से ऑल प्रोबेबिलिटी काज होनी चाहिए, इंटेंशन टू काज डेथ होनी चाहिए, लाइकली टू काज डेथ होनी चाहिए, पूरी तरीके से ये होना चाहिए कि कोई सफिशिएंट ऑर्डिनरी उस पर लगे कि वो मर जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप उस आइडिया को वैलिडेट कर रहे हैं, उससे एनालिसिस करने के बाद एक जजमेंट फॉर्म कर रहे हैं। जो जजमेंट जैसे इसमें ये होता है, इसके कीवर्ड होते हैं कि अवार्ड देना, जजमेंट करना, उसको कंक्लूड करना, डिटरमाइन करना, इवैल्यूएट करना, उसका मेजरमेंट करना, उसको जस्टिफाई करना, तो ये भी सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। तो आशा करता हूँ तो ये जो जितना भी अब हमारा नेचर के जो भी थिंकिंग के नेचर के जो भी कि हम किस लेवल पे सोच सकते हैं, तो वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला नॉलेज होता है, दूसरा कंप्रहेंशन होता है, तीसरा उसको अप्लीकेशन कैसे करना है, चौथा कि उसको एनालिसिस किस बेसिस पे करना है, पांचवा जो होता है सिंथेसिस जिसको हम जजमेंट बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, जो हमारे माइंड का जो पूरा डोमेन स्ट्रक्चर है, उसको ब्लूम टैक्सोनॉमी जो के नाम से जाना जाता है। ये जितनी भी हम नेचर ऑफ थिंकिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेवल ऑफ थिंकिंग के बारे में, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया बात तो है कि हम कन्फ्यूजन को दूर करें, एक ऑर्गेनाइज वर्क के साथ करें, करेंट प्रोजेक्ट से उसको जोड़ें, टाइम पे फोकस करें, जो टास्क दिया गया है, जो माइंड मैप है किस प्रकार से उसका यूज करना है, स्टॉप थिंकिंग को सोचना बंद कर दें। तो ये सारी चीज़ों से हम अल्टरनेशन थिंकिंग के क्या हो सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है, अल्टरेशन करती है थिंकिंग में, एक प्रकार का जहाँ आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसको उस तरीके से नहीं सोच पाते, जहाँ आपके माइंड में डिसऑर्डर क्रिएट होने लगता है, जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में डिस्टर्बेंस थिंकिंग के नाम से बोलते हैं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जहाँ आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से वो नहीं करता है, जहाँ आप डिल्यूजन की सिचुएशन में पहुँच जाते हैं, फाल्स तरीके से जो चीज़ जैसी होती है उसको वैसे ना आप भ्रम में जीने लगते हैं कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ ये एक्चुअली सही है कि नहीं, जैसे भगवान है कि नहीं है, तो अब पता नहीं भगवान है कि नहीं है, आप देख थोड़े आए, आप डिल्यूजन में जी रहे हैं, जहाँ जो आपका बिलीफ सिस्टम है आप उस पर रेशनैलिटी नहीं बना पा रहे हैं। एक जो आप रेशनल माइंड से विवेक के तरीके से पूर्ण ज्ञान के साथ सोचना चाहिए कि वो चीज़ सही है, वहाँ अपना आप कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ आप अपना विवेक नहीं लगा पा रहे हैं, रीजनेबल थिंकिंग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो डिल्यूजन की संभावना वहाँ बढ़ जाती है।
डिल्यूजन जो है वो एक प्रकार से छाया की तरीके काम करती। जैसे शीशा में आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं तो आप डिल्यूजन में जी रहे हैं कि ये मैं हूँ कि नहीं हूँ, या कोई भी चीज़ पे आप डिल्यूजन लगा सकते हैं जहाँ आपको एक्चुअल रियलिटी नहीं समझ में आ रही, आप भ्रम की आशंका में हैं, तो उस सिचुएशन में कुछ जो होती हैं वो मेंटल थिंकिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम लोग सिक्स थिंकिंग हाइट के बारे में समझते हैं। सिक्स थिंकिंग की किस प्रकार से जो थिंकिंग है उसको हम जल्दी जल्दी चेंज करके एक प्रॉब्लम सल्यूशन जो गोल ओरिएंटेड अप्रोच है उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं एडवर्ड डी बूनो। एडवर्ड डी बूनो के द्वारा ये बनाई गई सिक्स स्ट्रक्चर में थिंकिंग में कितनी जल्दी हम परिवर्तन कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है एडवर्ड डी बोनो के द्वारा, जिसमें हम अपनी थिंकिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने इमेजिनेशन को चेंज कर सकते हैं। ये जो हैट्स हैं ये इमेजिनरी हैट्स हैं जो हमको जल्दी जल्दी एक थिंकिंग से दूसरी थिंकिंग में मूव करने में मदद करती हैं। तो वो 6 प्रकार की टोपियाँ बताते हैं। जो वो वाइट टोपी बताते हैं उसमें वो बताते हैं कि वाइट टोपी का मेन उद्देश्य होता है कि आप किस काम को क्यों सोच रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप खा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको एनर्जी मिल रही है। आप सो रहे हैं तो आप रिलैक्स कर रहे हैं। आप गा रहे हैं तो आप एक्साइट हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको नौकरी चाहिए। तो ये क्या है, ये जजमेंट बेस्ड बिजनेस है, जहाँ अगर आप कोई बिजनेस में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप जज बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को लेकर अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का प्रयास करते हैं। दूसरी जो थिंकिंग होती है उसको ब्लू बोलते हैं, जहाँ आप किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं, उससे कुछ नया निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे बैच लॉन्च करा तो नया बैच में क्या प्रोसेस करेंगे, ये कोर्स आया तो इसमें कुछ नया प्रोसेस करेंगे। कोई नया प्रोग्राम बनाना, जैसे जिससे आप कंट्रोल करना, जैसे मार्केट की प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें कि आप प्रोसेसिंग करना, किसी चीज़ को प्रोसेस करना, उसको पचाना, जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके कुछ नया ज्ञान निकालना, जैसे क्रिएटिविटी कुछ करना। तो ये सारी चीज़ ब्लू हाइट के अंदर आती है। तीसरी हैट ग्रीन हैट होती है। ग्रीन हैट क्रिएटिविटी बताती है कि आप कुछ नई चीज़ को स्किल को वो करना, कोई नया वर्टिकल लॉन्च करना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लाना। या जैसे पैकेजिंग है, अब आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो आप पैक कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। आप अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे तो नए से नए लोग आपसे जुड़ेंगे। आप शायरियाँ गाना का यूज करेंगे तो आप और क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। तो ये सारी चीज़ें जहाँ क्या करते हैं, आप अपनी स्किल के जरिए, अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए कुछ नया, कुछ नई चीज़ें, कुछ इनोवेशन लाने का प्रयास करते हैं। तो ये ग्रीन हैट जो एडवर्ड डी बोनो के द्वारा दी गई। येलो की बात करते हैं। येलो हमेशा किसी काम में पॉजिटिव की बात करता है कि अगर आप दुखी हैं तो दुखी ना हो, उसका कारण समझे, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़े। ग्रोथ करेगा जो आपको प्रॉफिट में हेल्प करेगा, ये सल्यूशन आपको देगा, ये ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ बढ़ेगा। जिससे जैसे आप अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको लो कर देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सस्ता प्रोडक्ट होगा तो ज़्यादा उसके खरीदार होंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें जहां आप पॉजिटिव माइंड के साथ, अगर आप सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं या आप सिंगर बनना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव अपनाएं। कोई किसी भी चीज़ में समाज सेवा करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं या कुछ भी तो करना चाह रहे हैं, या आप जो नीरस मन है आपका, उसमें आपको पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी, पॉजिटिव रहना है। रिजल्ट नहीं आ रहा तब भी पॉजिटिव रहना है कि एक दिन आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी थिंकिंग को चेंज करने में मदद करती है। तो ये एडवर्ड बोनो का कॉन्सेप्ट है। येलो जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। ब्लैक टोपी जो अगर निगेटिव समस्याएं जो जूझ रहे हैं, जैसे कोई कंपनी है उसके टीचर पहुंच कर लेना, उसको लॉस लगना, या आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना, मूड स्विंग होना, परफॉर्मेंस सही से ना कर पाना, मिसमैनेजमेंट हो जाना, कोई घटना घट जाना, जैसे चौरी चौरा की घटना घट गई, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में या नेशनलिज्म से रिलेटेड जो समस्याएं, 1857 की क्रांति घटी। तो ये निगेटिव जो चीज़ें हैं
ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, आप जो करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में वो नहीं कर पा रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे गई, निम्बा निम्बी वाली कहानी, लो प्राइस की वजह से आप अपनी क्वालिटी को अच्छा इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपकी करंट आइडिया है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप निगेटिव थॉट्स के साथ भरे हुए हैं कि यार मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, ना मेरे पास पैसा है ना कौड़ी है, आप ऑप्टिमिस्टिक सोच नहीं बना रहे हैं। तो वो सारे इसको कहीं भी लगा सकते हैं। आप हेल्थ के सेक्टर में प्रॉब्लम कहाँ है, इकोनॉमिक सेक्टर में, इंटरनेशनल रिलेशन की जो प्रॉब्लम है, चाहे भी अमेरिका में जो वीज़ा वाला इशू है, माइग्रेशन वाला इशू, तो हम लोग निगेटिव सोच से भरे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे वहाँ की जो कुछ और भी पॉलिसी है, जो हमारे एम्बेसडर हैं, तो हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो ये थिंकिंग सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं, इसके मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है। और जो रेड टोपी होती है वो इंट्यूटिव होती है कि आप अपनी गट फीलिंग इमोशन की, यार मैं दुखी क्यों हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं गाना चाहता हूँ, मेरे को सब लोग कितना प्रेम करते हैं। तो ये एक प्रकार से फीलिंग है कि मैं किस प्रकार से फील कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी को लेकर फील क्या कर रहा हूँ, मैं गरीबी को लेकर फील क्या कर रहा हूँ, मैं मनोदशा को लेकर क्या फील कर रहा हूँ, एंजाइटी डिप्रेशन पे मेरा क्या मत है, किसी भी चीज़ को लेकर मैं लोगों के प्रति, लव वन के प्रति मेरी क्या फीलिंग है, अपोजिट लोगों के दुश्मनों के प्रति मेरी क्या फीलिंग है, मेरी इमोशन के प्रति क्या फीलिंग है, ड्रीम के प्रति मेरी क्या फीलिंग है, सेंसेशन के फीलिंग क्या फीलिंग है, परसेप्शन के प्रति मेरी क्या फीलिंग है। तो जो इस तरीके की फीलिंग और इमोशन पे बेस्ड होता है, जो रेड टोपी है वो इंट्यूटिव की बात करती है, ब्लैक टोपी निगेटिव की बात करती है, येलो टोपी पॉजिटिव की बात करती है, ग्रीन टोपी क्रिएटिविटी की बात करती है, प्रोसेसिंग की बात करती है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। अब इससे क्या एडवांटेज होंगे इस 6 साइड से, हमारा टाइम जल्दी जल्दी बचेगा क्योंकि हमने चीज़ों को अलग अलग जगह डिसाइड कर दिया है, जिससे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कम होंगे, पर्सनालिटी के सेपरेट एक्सपेक्ट बन जाएगा, जिससे प्रॉब्लम को हम जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, प्रॉपर चेंज आसानी से हो पाएंगे, एक क्लैरिटी दिखेगी कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ के लिए है, जिससे हमारे पास अलग अलग प्रकार के थॉट्स भी आएंगे। तो एक तो ये हो गई। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या है, कैसे जो ये हम प्रॉब्लम देख रहे हैं या परेशानियां, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक होता है एल्गोरिथम, जो आप यूट्यूब देखते हैं। तो ये एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक स्टेप प्रोसीजर है जहाँ पे आप किसी भी करेक्ट आंसर को फिगर आउट करते हैं कोई प्रॉब्लम से, कि यार ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको कैसे करेक्ट करूँ, क्या तरीका अपनाऊँ। जैसे पढ़ाई आपकी नहीं हो रही तो आप उस प्रॉब्लम को दूर करने की बात करते हैं, टेंशन अगर हो रही तो कैसे मैं टेंशन से बाहर आऊँ। तो ऐसे आपको मान लीजिए मैथ नहीं आती तो आप मैथ के फार्मूले रट कर उस प्रॉब्लम से निकलने की बात करते हैं, ताकि आप रिजल्ट को अपने एक्यूरेट कर पाएँ, जिससे जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, जो हाई टाइम कंज्यूम हो रहा है वो कम हो जाए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये एल्गोरिथम एक प्रकार का, जहाँ हम करेक्ट आंसर कोई प्रॉब्लम का ढूंढने की बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की यार इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है, कि स्टेप प्रोसीजर है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप लेंगे तो हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। जैसे कि पॉसिबल नंबर किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो कोई पासवर्ड है, तो अब पासवर्ड आपको नहीं याद आ रहा तो आप एक स्टेप अब यूज कर रहे हैं कि यार अगर मैं ये करेक्ट चीज़ पासवर्ड 1 2 3 डालूंगा, फिर 2 3 4 डालूंगा तो कोई ना कोई बात में तो लग ही जाएगा। जैसे ब्रूट फोर्स डिक्शनरी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एसक्यूएल इंजंक्शन होता है जिसके जरिए जो पासवर्ड है उसको ब्रेक करा जाता है, हैकिंग को तोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ हम कम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे मैं खाना बनाता हूँ तो मैं एक स्टेप प्रोसीजर का यूज करता हूँ कि यार खाना बनाने में ये प्रॉब्लम है तो मैं सीखूंगा रोटी कैसे बनाई जाती है, खाना में कैसे कौन सा कितना पानी डालना है, कितना उसमें तेल कैसे डालना है, कितना प्याज पकाना है। तो ये क्या है, एक एल्गोरिथम ही है। जैसे रोटी सेकना तो रोटी में पहले आटा गूंथना है, उसको बढ़िया से माड़ लेना है, इसके बाद फिर रोटी को बेलना से गोल गोल करना है। तो ये सब क्या है, ये पासवर्ड, ये एक तरीका है जिसके जरिए आप जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं ताकि आप
जो चैप्टर पढ़े हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ। सुर लगा रहे हैं तो सुर लगाने के लिए आपको अच्छी समझ होनी चाहिए कि यार सुर के पहले आपको थॉट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठाट के बारे में पता होना चाहिए, जो आपके आरोही अवरोही क्रम में कौन से होते हैं, कौन से सुर लगेंगे, सा रे गा मा पा, ये जो भी सारी चीज़ें होती, सुर लगाने से पहले रियाज आपने कितना करा है, आपको कितना पता है कौन सी ताल में होगा। 12 की ताल है, 16 की ताट है, ठाट की ताल है, खमाज की है, ये सारी चीज़ें हैं। शायरी रिसाइट कर रहे हैं तो शायरी के लिए पॉसिबल जो सॉल्यूशन को फिगर आउट करना कि यार मैं शायरी में ऐसी ऐसी चीज़ें डालूं तो मैं एल्गोरिथम का यूज करते हुए आप पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एल्गोरिथम का बेस्ड है। एल्गोरिथम का मतलब यही होता है कि जो आप पॉसिबल सल्यूशन पे कैसे पहुँचे किसी भी, जहाँ कई सारी प्रॉब्लम है, ताकि आप करेक्ट आंसर किसी भी प्रॉब्लम का निकाल सकें। तो ये होता है एल्गोरिथम। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। ह्यूरिस्टिक के बारे में समझते हैं। ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक एक मेंटल स्ट्रेटजी है, जहाँ अपने माइंड में आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसके जरिए जो आप ये एक रूल ऑफ थंब की तरीके काम करता है, जहां आप किसी चीज़ को आसान बनाने का प्रयास करते हैं अदर टूल के जरिए, अदर तरीके का यूज करते हुए, जहां आप क्या हो बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में टुकड़ों में तोड़ के उसका सल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे शॉर्टकट तरीका अपनाना कि यार मुझको यूनिट डिजिट फाउंड करना है, शॉर्टकट तरीका अपनाना, परसेंटेज को समझना तो 100 से परसेंटेज का शॉर्ट तरीका निकालना, भगवान को पाना एक का 21-60 तरीके से पाया जा सकता है। सिंगर कैसे मैं आसानी से बन जाऊं, किसी के गोड़ दबा लूं, पाँव दबा लूं, या कम सीखूं, अपनी पॉपुलैरिटी बना लूं। एक्टर बन जाना, कंप्रोमाइज़ करके इस तरीके से फेमस हो जाना, आईआईटी बाबा की तरह। ये फिर शॉर्टकट से एग्ज़ाम को क्रैक करना, पीवाईक्यू देख के, माइंड मैप के जरिए, कीवर्ड अप्रोच के जरिए चीज़ों को शॉर्टकटली निकालना, शॉर्टेड रूट का यूज करना कि अगर मुझे नेपाल पहुंचना है तो मैं बिहार के रसखौल बॉर्डर में जल्दी से पहुंच जाऊंगा तो मैं जल्दी बिहार नेपाल पहुंच जाऊंगा, और जगह से मैं दूर पहुंचूंगा तो शॉर्टकट तरीका अपनाना। अब जैसे मुझको बहुत दूर जाना है, मान लो मुझे कलकत्ता जाना है तो मैं ट्रेन से न जाके एयरप्लेन से जाऊंगा तो मैं शॉर्टकट जल्दी से पहुंच जाऊंगा, शॉर्टली पहुंच जाऊंगा। बस और 4 व्हीलर का यूज करूंगा तो और जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो ये एक प्रकार से क्या है, हम ट्रायल इरर करके ही उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब ट्रायल एंड इरर एक मेथड होता है जहां हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रायल एंड इरर में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ में जो ट्रायल हो रही है उसमें कैसे आप अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ सल्यूशन निकाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को यूज करके, ट्रायल करके, अलग अलग तरीकों का यूज करके आप अलग अलग नंबर ऑफ सल्यूशन जनरेट करते हैं। जैसे अब गर्लफ्रेंड आपको नहीं मान रही तो उसको खवाइए, उसको पियाइए, उससे बातचीत करिए, उसको पढ़ कहे नहीं रहे तो आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, उसके सल्यूशन ढूंढिए। आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे, आपको पढ़ने में क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्या बोरिंग लग रहा है, उस बोरिंग का कारण देखिए। सिंगर बनना है तो सिंगर कैसे बने, अच्छा गाने के लिए पहले गुरु के पास जाएं, अच्छी शरण लें, ट्रेनिंग लें, किताब पढ़ने के लिए पहले नॉलेज बेसिक स्किल पता हो, नोट मेकिंग करने के लिए तरीके मालूम हो। तो ये जब सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आपके पास नंबर ऑफ सल्यूशन का यूज करके, जैसे अब नंबर ऑफ सल्यूशन में क्या है, मुझको एग्जाम क्रैक करना है, सबसे पहले मैं सिलेबस देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, लिखूंगा, इसके बाद है तो मैं सिलेक्ट होऊंगा। नंबर ऑफ सल्यूशन है, डिफरेंट नंबर ऑफ सल्यूशन ट्राई करना। मान लो मुझको एग्जाम पीसीएसजे क्रैक करना है, मैं पीसीएसजे इन केस नहीं कर तो मान लो मैं टीचर पहले बनूंगा, पढ़ूंगा अच्छे से, सीखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, टीचिंग करके अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगा, फिर मैं पीसीएसजे क्रैक कर लूँगा। अगर इंटरप्रेन्योर बनना है तो छोटे मोटे कंपनियों में काम करूँगा, सीखूँगा, इसके बाद तभी तो आगे बढ़ पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अब मुझको सिलेबस नहीं आता तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लगाऊंगा, जहां मैं बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा कि मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन कौन सा है, जिससे मैं आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो पहले मैं कोचिंग करूंगा, तरीका ढूंढूंगा, तब तो जाके मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सारे जो हैं ये ट्रायल एंड एरर के मेथड है, जहां आप बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, गलतियां से सीखते हैं, नंबर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके सल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो इंसाइट के जरिए, जो अचानक से आपके माइंड पे आकर होती है। जैसे रिसर्चर होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते कोई नया थॉट्स आ गया, जो जो थॉट्स आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं था लेकिन आउटसाइड कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, अचानक से आ रहा है। जैसे कि एक मैन है, वो 20 औरतों से शादी करा, सब उसके साथ रह रही हैं, लेकिन उसने किसी को डिवोर्स नहीं करा और ना ही उसने कोई ला तोड़ा है। तो ये कैसे हो गया? तो ये क्या है, ये सडनली आपके दिमाग में आ गया और आउटसाइड द कॉन्शियसनेस आप सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन आप इनसाइड में आपके वो चीज़ जनरेट हो गई। तो ये एक चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि आपके इनसाइड में, जब ऐसे मैं बैठा हूँ, अचानक से मान लीजिए मेरा फ़ोन गिर जाए, अब मैं फ़ोन को ध्यान नहीं दे रहा हूँ लेकिन अचानक से मेरा दिमाग काम करा, मैं तुरंत ही अपना हाथ नीचे लगाया, फ़ोन मेरा उस पर धर गया। तो ये क्या है, इंसाइट है, ये आकर सडनली अचानक से हुआ है, इस पर मेरा कोई सोच नहीं था या मैं पहले से प्री प्लानिंग करके नहीं बैठा था। ये ऐसी सरकमस्टेंसेज घटे कि वो थॉट्स अचानक से मेरे, मैं जैसे भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में अचानक से आ जाए मेरे घर में क्या चल रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, मेरे पापा कहाँ गए, मेरे मम्मी कहाँ गए, मेरे दोस्त कहाँ हैं। तो ये क्या कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरा दिमाग पढ़ाने के साथ साथ और भी थॉट प्रोसेस कर रहा है जहाँ मेरा अभी ध्यान नहीं है, लेकिन वो सडनली आके कूद जाएंगे मेरे माइंड में और मेरा माइंड वहाँ तुरंत उस तरफ फोकस कर लेगा। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ माइंड है, मूड स्विंगिंग है, ये इंसाइट का ही कारण है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब इंट्यूशन की बात करते हैं। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन का मतलब होता है जहां आप किसी कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, कंक्लूड कर देते हैं, जबकि जो आपका सचेत माइंड है, जो आपकी चेतना है, वो पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेकर के। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि आप पूरी तरीके से कंक्लूड कर दे रहे हैं। मतलब ये क्या होता है, इंट्यूशन आपके अंदर से आता है। हम कह सकते हैं इसको, बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा सेंसेज बोलते हैं कि यार ये लोगों के पास एक्स्ट्रा सेंसेज है, ये इनका जो दिमाग है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, जहाँ हम सोच नहीं पा रहे लेकिन ये उस चीज़ को पहले से कंक्लूड कर दे रहे हैं। इसमें केनिथ बोवर का भी है, जो कहते हैं ये गाइडिंग स्टेप है, अनकॉन्शियस लुक पैटर्न, अनकॉन्शियसली लुक पैटर्न होता है, जहाँ पे एक एक्सपर्टाइज होता है, एक मेमोरी पे बेस्ड होता है। तो कुछ जो हमारी एक्सपर्टीज होती हैं उसकी वजह से हम इंस्टीट्यूशन लगा लेते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा। अब जैसे मैं ला पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूशन है, मैं उसको तुरंत पकड़ लूँगा, लेकिन जो नया बंदा होगा उसको वो नहीं पकड़ पाएगा, उसको लगेगा यार ये क्या नई चीज़ है। तो मैं क्या विदाउट कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के भी उन चीज़ों को जान जाऊँगा, क्योंकि मैं पहले से उन चीज़ों पे एक्सपर्टाइज लेके बैठा हूँ, या वो चीज़ मेरे मेमोरी में पहले से पड़ी हुई है। तो उसकी वजह से मैं उस चीज़ पे ट्यूशन गट लगा रहा हूँ या फील कर पा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें, इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक इंटीग्रेटिव स्टेज होती है जहाँ क्या होता है, कॉन्शियसनेस फॉर्म की हंचिंग बन जाती है, कॉन्शियसनेस फॉर्म में वो चीज़ आपके पड़ी होती है, या ट्राई प्रोसेस डिसप्रूव हंच, यह एक हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जहाँ आप एक संभावना बनाते हैं, पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं, यस नो की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो एक हाइपोथेसिस बन जाता है। तो इंट्यूशन का मतलब होता है कि किसी कंक्लूजन में पहुंचना विदाउट उसके कोई सचेत ना होने के, कोई बोध होने के, और कोई बिना किसी कॉन्शियसनेस के, जहाँ आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपकी सेंसेशन है या परसेप्शन है, उस चीज़ पे अभी पूरी तरीके से फोकस नहीं है, लेकिन वो पहले ही से कंक्लूड कर दे रहा है, क्योंकि या तो वो उसके मेमोरी में वो चीज़ पड़ी है, या तो उसको उस चीज़ का कोई एक्सपर्टाइज है पहले से। तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन पे कई फिलोसफर है, जब मैं कभी इंस्टीट्यूशन के बारे में फिलॉसफी में पढ़ाऊँगा तो मैं इस पे और ज़्यादा डील करूँगा। ताकि अभी तक आप लोगों के लिए इतना ही
आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ऑब्स्टेकल सॉल्विंग की प्रॉब्लम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ अड़चनें आती हैं, कैसे उनको दूर किया जाए उसके बारे में भी थोड़ा बात करना ज़रूरी है। तो पहला होता है फंक्शनल फिक्सनेस। जो फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है जहाँ आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है लेकिन आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि आप उस ऑब्जेक्ट को समझ पाएँ, या आप इनेबिलिटी होती है कि आप उस ऑब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कोई आदमी है, उसको यही नहीं पता है कि तारा कैसे बंद करना है, अनलॉक कैसे खोलना है, तो वो क्या है, वो चीज़ फंक्शन कर रही है लेकिन उस आदमी को वो उस चीज़ के लिए या तो जानता नहीं है या इनेबल है, अयोग्य है उस ऑब्जेक्ट पे, उसको पता नहीं है कि ये कैसे फंक्शन करता है। जैसे गांव देहात में बाबा होते हैं, उनको पता ही नहीं कि फ़ोन कैसे स्पीकर चालू करना है, तो उनको स्पीकर चालू करके दो तब वो बातचीत करते हैं। गांव की जो औरतें होती हैं उनको कुछ मालूम नहीं होता, हालो हालो लग जाएंगी, यह नहीं पता कि कैसे उस जो लीड होती है उसको लगा दो तो आवाज़ जाने लगी। तो उनको क्या है, उनको फंक्शनल फिक्सनेस है, वो समझ नहीं पा रही उस चीज़ को। जबकि ये चीज़ है जैसे उनको अभी अभी वो अंगूठा लगाते हैं, उनको एटीएम चलाना नहीं आता, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज करना नहीं आता, कोई गाना बजाने फ़ोन में नहीं आता है, कोई भागवत सुनने नहीं आती उनको, इवन तक फ़ोन में कैसे बात करना है उनको भी नंबर लगा के दो तब वो बात करेंगे, हेलो हाँ फलानी कैसे बातचीत हो रही है, सब बढ़िया चल रहा है, खूब ज़ोर से चीखेंगी, जबकि चीखने की ज़रूरत है नहीं। तो वो क्या सारी चीज़ें हैं, उनको फंक्शनल फिटनेस है। जैसे अब उनको स्मार्टफोन चलाने नहीं आता है, लैपटॉप चलाने नहीं आता है, जो गवर्नमेंट की स्किल डिजिटल इंडिया मिशन है उसका कोई मतलब है नहीं। जैसे गांव के बूढ़े बुढ़ियाँ हैं, स्पीकर खोलो खूब ज़ोर से लाउडली बोलेंगी, या उनको यही नहीं पता है कि गांव में टेक्नोलॉजी या गूगल पे क्या है, ये कंप्यूटर की जो सिस्टम है, कंप्यूटर क्या है, उनको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये क्या है, ये फंक्शनल फिक्सनेड है कि अभी फंक्शन है, फिक्स होना चाहिए लेकिन अभी वो फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि वो जो आदमी है उनके पास इनेबिलिटी है, स्किल नहीं है, योग्यता नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको वो फंक्शन के बारे में समझाया नहीं गया। जैसे जब मैं छोटा था मुझको कंप्यूटर चलाने नहीं आता था तो मैं नहीं जानता था कि ये विंडो क्या होती है, इसको कैसे काटते हैं, पावर पॉइंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। विंडो क्या होती है, जावा क्या होता है, एंड्राइड क्या होता है, C++ क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था, एक्सेल सीट कैसे बनती है, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो ये किसके पार्ट हैं, ये फंक्शनल फिक्सडनेस के पास हैं। एक माउंटिंग कैंडल प्रॉब्लम है कि जैसे कोई कैंडल है उसको अटैच करना है, एक जो आपका माचिस होता है उसमें कैंडल खड़ी करना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कैंडल को जलते हुए माचिस में नहीं खड़े कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं माचिस का खुल्ला निकालेंगे और उसको पलटा के ऐसे वर्टिकल धरेंगे, उसके ऊपर दुई ठो कैंडल धरेंगे, वो सद जाएगा, बस जलती रहेगी। तो ये क्या है, उनको फंक्शन तो वो चीज़ कर रही है लेकिन उनके पास अयोग्यता नहीं है कि वो उस चीज़ को, योग नहीं है कि वो उस चीज़ को निकाल पाए। जैसे मेंटल, ये एक प्रकार का सेट होता है जहाँ पे आप मेंटल प्रॉब्लम में जूझ रहे होते हैं, अप्रोच आपको नहीं मालूम होती, पर्टिकुलर वे की अप्रोच लगेगी, या आपके पास वो हैबिट नहीं होती कि आप वो थॉट प्रोसेस कर पाएँ या कभी उस चीज़ को परसीव करें हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आशा करता हूँ, जैसे नॉन डॉट प्रॉब्लम होती है जहाँ बिना पेंसिल को उठाए लिफ्ट करे हुए एक लाइन बनानी है, जिसमें जो 4 स्ट्रेंथ लाइन है उसमें 9 डॉट्स क्रिएट करने हैं। तो ये अब स्किल का गेम है, थॉट्स का गेम है। अगर ये आपकी इनेबिलिटी ही नहीं है तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। फिक्सेशन करना, जो चीज़ थिंक बियॉन्ड मेंटल, जो चीज़ आपके मेंटल माइंड के बाहर चल रही है उसको फिक्स करना, अपने माइंड का यूज करके उस सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे पासवर्ड को ब्रेक करना, हैकिंग करना, शेयर करना। जैसे शेयर में P रेशियो होता है जहाँ पे आपका माइंड चल नहीं रहा लेकिन आपके मेंटल माइंड की जो चीज़ें हैं उनके बियॉन्ड सोच के उस प्रॉब्लम को दूर करना। जैसे सॉफ्टवेयर है उसको कैसे करना है, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, कैसे तोड़ना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके थिंक बियॉन्ड मेंटल माइंड। आपका जो मेंटल माइंड है ये हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। आपके माइंड का जो यूज है उसको बहुत ज़्यादा हाई इफिशियंसी पे यूज करना पड़ेगा जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं।
डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आप सिंगल फीचर मॉडल का यूज करते हैं। सिंगल फीचर मॉडल का मतलब होता है कि सिंगल चीज़ को ही ध्यान में रखना कि इस पर्टिकुलर चीज़ का जो फीचर है वो सिंगल है। अब जिसमें आप एक फीचर पे ध्यान देते हैं, जैसे अब ओप्पो का कैमरा कैमरा है तो ओप्पो किसके लिए बेस्ट है? कैमरा के लिए बेस्ट है। जूता कौन सा अच्छा है? तो उसका सिंगल मॉडल है कि नाइक का जूता अच्छा है। जैसे डेट है तो बेस्ट अपॉन लुक, हम जैसे किसी को डेट करते हैं तो हम कोई लड़की है तो अगर वो हमको सुंदर लग रहे हैं, हमको उसको डेट करें तो हम उसका एक फीचर देख रहे हैं कि वो अच्छा सुंदर है तो हम उसको डेट, हम उसके हाव भाव को, कैसे वो बात करती है, कैसे बोलती है, उसका फैमिली स्टेटस क्या है, हम मल्टीपल फीचर पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम एक फीचर को लेके बैठे हैं, उसकी एक विशेषता पे फोकस करके हम जजमेंट या डिसीजन मेकिंग बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं। जैसे कोई मूवी है, आपका दोस्त बता दिया कि यार गजनी मूवी बहुत बढ़िया है, धड़कन मूवी बहुत बढ़िया है, तो आपने बस उसके कहने पर देख लिया, आपने अपना दिमाग नहीं लगाया कि यार इस मूवी में आपका क्या व्यू है, आपको ये हीरोइन अच्छी लगती है कि नहीं, इसकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, कैसे पर्दे में दिखाया गया है, फैमिली ओरिएंटेड मूवी है या एक्शन मूवी है, उसके और सीन पार्ट नहीं देखा, बस अपने दोस्त के कहने पे उसको ऑब्जर्व कर लिया। रेस्टोरेंट में सिर्फ प्राइस देख के पहुंच गए, ये नहीं देखे कि वहाँ कैसी व्यवस्था है, साफ़ सफाई कैसी है, कैसे बैठने उठने की व्यवस्था है, गाने आने का प्रोग्राम है कि नहीं है, टीवी लगी है कि नहीं लगी है, खाने में साफ़ सफाई है कि नहीं है, हाइजीन का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो ये सब चीज़ों को ना दें कि सिर्फ प्राइस के दम पे आप उस रेस्टोरेंट में पहुँच गए। लैपटॉप में सर्विस देख के पहुँच गए कि यार इसकी बैटरी बस अच्छी है, बैटरी बैकअप पे आप अपना डिसीजन बना लिए। गाना, आपको सॉन्ग अच्छे लगते हैं तो आप सैड सुनते हैं तो बस सैड के एक गाने में कि हमको सैड अच्छा है तो हम सैड सुनेंगे, और वो गाने में हिप हॉप हो गया, जोनर के हो गए, इसके बाद कल्चर के जो वो गाने हैं, डांस से रिलेटेड हो गए, 90s के हो गए, बॉलीवुड के जो गाने हो गए, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गई, या जो भी जोनरा है, पॉप है, जॉज है, ये सब न देख के सिर्फ साइड के दम पे चले गए। सिंगर अगर क्लासिकली ट्रेंड सिंगर है तो बस मैं उसका एक है गुण देखूंगा कि वो क्लासिकली ट्रेंड है और वर्सटैलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। क्रिकेटर जो है वो, जैसे कि मैं हिटिंग देख के कि रोहित शर्मा का पुल शॉट, सिग्नेचर पुल शॉट बहुत बढ़िया खेलता है तो मैं रोहित शर्मा को मान लूँगा कि यार ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है। कोई बुक है उसमें MCQ अगर सल्यूशन दिया है, जैसे अरिहंत की है, सिंघल की है, तो मैं इनको तुरंत चूज कर लूँगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फीचर को लेके पकड़ के बैठ गया हूँ, मैं मल्टीपल एडिक्टिव फीचर की बात नहीं कर रहा, मैं सिंगल फीचर के दम पे कोई भी डिसीजन मेकिंग बना रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल फीचर मॉडल। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, अपने भाई को आशीर्वाद देते रहें। तो फिर मिलूँगा कोई नए टॉपिक के लिए, तब तक आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और कुछ बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बताता रहूँगा, तो कृपया सीखते रहें और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। तो फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।